एपिसोड 3 के शुरुआत में जी संग साजन को सबक सिखाकर वहां से जा रहा होता है और वो दीवार से नीचे कूदता है। इसके बाद वो उसका मास्क को बैग में डालकर वहीं से जाने ही वाला होता है। तभी वही रास्ते से चन्मी स्कूटर लेकर आ जाती है। उन दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। चन्मी पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी संग बताता है, ओ मेरी बाइक खराब हो गया था, इसे ले जाने के लिए आ गया हूँ। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? चन्मी बताती है, मैंने कभी इस रास्ते पर नहीं आई हूँ, तो मैं इस रास्ते को देखने के लिए आई हूँ। तभी जीसंग उसे आगे का रास्ता दिखाकर ख्याल रखने के लिए कहता है। चन्मी जीसंग का शू को देख लेती है, जहाँ पर उसका शू के ऊपर ब्लड होता है और वो कुछ सवाल पूछने ही वाली होती है, लेकिन इसके पहले जीसंग चन्मी को बाय कहकर वहाँ से निकल जाता है। चन्मी उसे देखते ही रह जाती है। यहाँ पर जीसंग बहुत परेशान में दिखता है। इसके बाद जीसंग वहाँ से बॉक्सिंग करने के लिए जाता है। वहीं पर भी वो चन्मी के बारे में सोच रहा होता है कि चन्मी उसका शू को देख चुकी है और वो सबको बताएगी। इसके वजह से वो पकड़ा जाएगा। फिर हमें अगले दिन का सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर चन्मी फ्यूनरल हाउस में जाती है और वो उसकी बाई का फोटो को सामने फ्लावर रखकर अपने बाई का फोटो को देखकर पूछती है, मुझे पता नहीं तुम स्कूल में कैसे थे, सब लोग तुम्हारा बुराई क्यों कर रहे हैं। इसे सोचकर वो सैड हो जाती है। वही फ्यूनरल हाउस में जीसंग भी होता है। तभी हमें पता चलता है कि उसका बड़ा भाई भी मर चुका है। इसीलिए वो भी उसका बाई का फोटो के सामने हैमबर्गर रखकर अपनी बाई का फोटो से बताता है, माँ अभी ठीक हो रही है, मैं उसकी ख्याल रखूंगा। और वो बहुत सैड हो जाता है। तभी चन्मी वही रास्ते पर जा रही होती है और वो जीसंग को देख लेती है। जीसंग का देखने से पहले चन्मी चुप जाती है। उसके बाद जीसंग वहाँ से चला जाता है। उसके बाद चन्मी जीसंग का बाई का फोटो को देख लेती है। तभी उसे पता चल जाता है कि जीसंग का भाई 3 साल पहले ही मर चुका है। तभी वहाँ जीसंग हैमबर्गर कलेक्ट करने के लिए आ जाता है। जीसंग को देखते ही चन्मी घबरा जाती है। जीसंग बताता है, ये मेरा बड़ा भाई है, क्या तुम इसे जानते हो? चन्मी बताती है, नहीं नहीं, मैं नहीं जानती हूँ। चन्मी बताती है, मुझे तुमसे कुछ सच बात को बतानी है, कहकर उसे पार्क वन का फोटो के और ले जाकर बताती है, ये मेरी ट्विन भाई है। इसे सुनकर जीसंग शॉक हो जाता है और वो बताता है, मुझे सच में नहीं पता था कि पार्क वन तुम्हारा भाई है। चन्मी इस बात को किसी को ना बताने के लिए कहती है। जीसंग प्रॉमिस करता है कि वो किसी को भी नहीं बताएगा। चन्मी बताती है, अगर लोगों को पता चलेगा तो मुझे मेरी भाई का सच्चाई नहीं पता चलेगा। उसके बाद जीसंग पूछता है, क्या तुम्हें भूख लग रही है? मुझे यहाँ एक अच्छा सा रेस्टोरेंट पता है, हम वहाँ जा सकते हैं। चन्मी मान जाती है। फिर वो दोनों साथ में रेस्टोरेंट की ओर जाते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट बंद हो जाता है। इसके वजह से वो दोनों फिर से वापस आ जाते हैं। जीसंग उसका बैग से हैमबर्गर निकालकर चन्मी को ऑफर करते हुए बताता है, हमारे पास सिर्फ एक ही हैमबर्गर है, तुम खा लो कहकर उसे देता है। चन्मी नहीं, तुम खा लो कहती है। तभी जीसंग अपने भाई के बारे में बताने लगता है। तभी हमें जीसंग का भाई का सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका भाई स्कूल में होता है। उसे बहुत सारे बच्चे मिलकर बुलिंग कर रहे होते हैं, जैसे कि उसे वॉशरूम जाना होता है, लेकिन वो लोग उसे पकड़कर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तब उसका पैंट गीला हो जाता है। इसका वीडियो निकालकर वो लोग वायरल करते हैं। जब जीसंग का मॉम घर आती है, तभी वो जीसंग का भाई को देखती है जो मर चुका था। जीसंग चन्मी से बताता है, उन बुलीज के वजह से मेरे भाई सुसाइड किया था। जीसंग का भाई का स्टोरी को सुनकर चन्मी को बहुत बुरा लग जाती है। इसके बाद जीसंग बताता है, हमें अभी स्कूल जाना चाहिए, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। और वो दोनों साथ में स्कूल के लिए बस पर जाते हैं। बस पर जीसंग पार्क वन के बारे में पूछता है कि वैसे तुम्हारा भाई का नाम क्या था? चन्मी बताती है, उसका नाम चंगू। फिर हमें स्कूल का सीन को दिखाया जाता है। इसके अंदर सभी लड़कियां बताते हैं, हमारे स्कूल में साजुंग नाम का एक रेपिस्ट था और वो अभी स्कूल ड्रॉप कर रहा है और उसे उसका पेरेंट्स ले जाने के लिए आ गए हैं। इसके बाद स्कूल के सभी बच्चे
खिड़की के नीचे साजुन को देखते हुए उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। एक लड़की साजुन को व्हीलचेयर पर देखकर उसका वीडियो ले लेती है। उसमें से एक लड़का पूछता है, वैसे साजुन व्हीलचेयर पर क्यों जा रहा है? कल तक वो ठीक था, आज उसे अचानक क्या हो गया? अभी दूसरे लड़का बताता है, साजुन का पैर को कल रात किसी ने बुरी तरह से मारा था, इसकी वजह से वो उठ नहीं पा रहा है, इसीलिए वो व्हीलचेयर पर जा रहा है। साजुन को मारने वाला लड़का उसे स्कूल ड्रॉप भी करने के लिए कहा है, इसीलिए साजुन आज स्कूल ड्रॉप कर रहा है। तभी सारे बच्चे खुशी से चिल्लाते हुए बताते हैं, जो भी साजुन का पैर को तोड़ा है वो हमारे स्कूल का हीरो है। अभी एक लड़की बताती है, कल रात में एक लड़के को मास्क पहनकर साजुन का घर के ओर जाते हुए देखी थी। शायद वही था जो साजुन का ये हालत किया है। एक और लड़की बताती है, साजुन कार में भी जा सकता था, लेकिन वो व्हीलचेयर पर सबके सामने ऐसा क्यों जा रहा है? तभी सभी बच्चे अंदाजा लगाते हैं कि शायद उस हीरो ने कहा होगा कि तुम्हें सबके सामने स्कूल से जाना होगा। उस वक्त चन्मी और जीसंग साजुन को आगे से स्कूल में एंटर करते हैं। साजुन को व्हीलचेयर पर देखकर जीसंग पूछता है, ये सब यहाँ क्या हो रहा है? साजुन जीसंग को देखते हुए वहाँ से चला जाता है। चन्मी और जीसंग को साथ में आते हुए कोकजी देख लेती है और वो बहुत जल जाती है। फिर हमें इस सीन को काट कर स्कूल का बास्केट मैच को दिखाया जाता है। एक टीम का कैप्टन जीसंग होता है और दूसरे टीम का कैप्टन ओसंग होता है। ओसंग वही है जो जेबम का फ्रेंड है। मैच के वक्त कोकजी चन्मी के पास आकर बैठ जाती है और वो चन्मी से पूछती है कि तुम और जीसंग एक साथ कहाँ से आ रहे थे? चन्मी बताती है, हम कहीं पर भी नहीं गए थे। कोकजी पूछती है, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? चन्मी बताती है, नहीं। ये सब तुम क्यों पूछ रही हो? कोकजी बताती है, ये तो अच्छी बात है, मैं तुम्हें नफरत करने वाली थी। उसके बाद हमें जीसंग और ओसंग का मैच को दिखाया जाता है। ओसंग को देखकर चन्मी को सोमी का बात याद आ जाती है, जहाँ पर सोमी बता रही होती है कि ओसंग ने एक लड़की को प्रेग्नेंट किया था और पार्कवन उस लड़की को बुलिंग कर रहा था। पार्कवन हमेशा ओसंग का सपोर्ट कर रहा था। इसे याद कर चन्मी अपने मन में ही सोचती है कि पार्कवन ओसंग का मामले में क्यों पड़ रहा था। इसका मतलब ओसंग और पार्कवन फ्रेंड्स थे या ओसंग उसका मामले में पार्कवन को फंसाना चाहता था। इनके बारे में चन्मिन सोच रही होती है। फिर हम जीसंग को अच्छे से खेलते हुए देखते हैं और उसका टीम लीड में होता है। फिर हमें ओसंग को दिखाया जाता है। जब जीसंग नेट में बॉल डालने ही वाला होता है, तभी ओसंग जीसंग को धक्का मार देता है। इसकी वजह से जीसंग नीचे गिर जाता है और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। उसे देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। जीसंग को वहां से उठाकर मेडिसिन रूम की ओर ले जाते हैं। ओसंग को देखकर कोकजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो ओसंग के ऊपर चिल्लाते हुए बताती है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हारे वजह से आज जीसंग बेहोश हो गया है। तुम जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हो, तुम उसका जान लेने वाले थे। कोकजी का बात को सुनकर ओसंग को भी बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कोकजी को ऊपर चिल्लाने लगता है। कोकजी और ओसंग एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं। फिर हमें चन्मी को दिखाया जाता है जो शूटिंग क्लास में होती है। तभी वहाँ जेबम आता है। जेबम को देखते ही चन्मी पूछती है, क्या तुम मुझे एक मदद कर सकते हो? फिर हमें इस सीन को काटकर जीसंग को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में होता है और उसे होश आ जाता है और वो उठता है। तभी वो कोकजी को देखता है। जीसंग को उठते हुए देखकर कोकजी जीसंग का मुंह को साफ करने के लिए रुमाल लेकर आती है, लेकिन जीसंग कोकजी से रुमाल लेकर खुद मुंह साफ कर लेता है और वो बताता है, तुम मेरा चिंता मत करो, तुम यहाँ से जाओ। तभी कोकजी बताती है, मुझे तुम्हारा चिंता हो रही थी, इसीलिए मैं तुम्हारी इंतजार कर रही थी। कहकर जीसंग को उसका बैग को देती है। जीसंग उसे थैंक यू कहकर उसके साथ स्कूल के लिए जाता है। वही हॉस्पिटल के अंदर टाइसू उसकी गेटअप चेंज कर वहाँ आ जाती है। उसकी टक्कर कोकजी से होती है। कोकजी उसे सॉरी कहती है, लेकिन कोकजी उसे पहचान नहीं पाती है। टाइसू उसे इग्नोर कर वहाँ से चली जाती है।
उसका एटीट्यूड देखकर कोकजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और वो उसे डांटने के लिए जाती है, लेकिन जीसंग उसे पहचान लेता है और वो कोकजी का हाथ को पकड़कर मुझे भूख लग रहा है, तुम उसे छोड़ दो कहकर उसे खींचकर ले जाता है। कोकजी बहुत खुश हो जाती है। फिर हम मिन को देखते हैं जो साजुन का वायरल हुआ वीडियो को देखकर खुशी से रो रही होती है और वो उसकी फ्रेंड से बताती है ये सब साजुन का साथ किसने किया है। तभी उसका दोस्त बताती है हमें नहीं पता ये सब किसने किया है, लेकिन जो भी ऐसा किया है अच्छा किया है। मिन को खुशी में देखकर उसका पापा बहुत इमोशनल हो जाते हैं। तभी मिन का पापा का नज़र टाइसू के ऊपर पड़ जाता है और वो टाइसू को थैंक यू कहते हैं। फिर हमें इस सीन को काटकर पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है, जहां पर पुलिस साजुन का केस को इन्वेस्टिगेशन करने के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर हमें चन्मी को दिखाया जाता है जो ओसंग के लिए इंतज़ार कर रही होती है। तभी वहाँ ओसंग आता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि चन्मी ने जेबम से यही मदद मांगी थी कि उसे ओसंग से मिलना है। ओसंग चन्मी से पूछता है वैसे तुम्हें मुझसे क्या काम है। तभी चन्मी पार्कोन के बारे में पूछने लगती है। उसे सुनकर ओसंग पूछता है तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो और तुम उसे कैसे जानती हो। तभी चन्मी बताती है मैं उसे शूटिंग क्लास से जानती हूँ और मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ क्योंकि सोमी ने बताई थी कि तुम्हारे वजह से एक लड़की प्रेग्नेंट हुई थी और तुम पार्कोन से उस लड़की को बुलिंग करने के लिए कहा था। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि पार्कोन तुम्हारा मदद क्यों कर रहा था। ये सब तुम्हारा गलती है ना। तभी ओसंग बताता है पार्कोन मर चुका है, तुम उसका बारे में क्यों पूछ रही हो। चन्मी बताती है सब लोग पार्कोन का बुराई कर रहे हैं, मुझे सच्चाई जानना होगा। तभी ओसंग बताता है पार्कोन एक अच्छा लड़का था और वो मेरा फ्रेंड था। उसका बात को सुनकर चन्मी शॉक होकर पूछती है क्या पार्कोन एक अच्छा इंसान था, फिर भी लोग उसका बुराई क्यों कर रहे हैं। और तो और सब लोग उसका मरने पर खुश है। लेकिन ओसंग चन्मी का सवाल को इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है। जाते वक्त वो उसका फोन को भूल जाता है। चन्मी ओसंग को फोन देने के लिए वहाँ से जाती है, लेकिन इससे पहले ओसंग वहाँ से जा चुका होता है। तभी चन्मी उसका पीछा करने लगती है। ओसंग बहुत परेशान में दिखता है और वो उसका घर के अंदर चला जाता है। उसके बाद चन्मी ओसंग का पीछे करते हुए उसका घर के ओर जाती है। घर जाते ही ओसंग का घर का बेल बजाती है। ओसंग उसका घर के अंदर जाकर पार्कोन के बारे में सोचने लगता है। घर के बाहर कोकजी आती है। कोकजी को ओसंग के घर में देखकर चन्मी शॉक हो जाती है। कोकजी पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी चन्मी बताती है ओसंग उसका फोन को भूल गया है, इसे देने के लिए मैं यहाँ आई हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन कोकजी उसका हाथ से फोन को खींचकर ले जाती है। कोकजी गुस्से से ओसंग का रूम के अंदर जाती है और वो ओसंग का सामने उसका फोन को फेंक कर बताती है तुम चन्मी के साथ कहाँ गए थे। चन्मी यहाँ तुम्हारा फोन को देने के लिए आई थी और वो मुझे देख चुकी है। तुम्हारे वजह से कल सब लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग एक ही घर में रहते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कोकजी और ओसंग भाई बहन हैं। ओसंग को भी कोकजी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही होती है। फिर हमें इस सीन को काटकर टाइसू को दिखाया जाता है जो मिन के पापा के साथ बात कर रही होती है। तभी मिन के पापा टाइसू को पैसा देकर बताते हैं जो भी साजुन के साथ ऐसा हालत किया है उसे थैंक यू कहो। ये कहकर वो टाइसू को पैसा देकर बताते हैं इसमें कुछ ज़्यादा है क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ कहकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद टाइसू क्लब में जाती है जहाँ पर जीसंग काम करता है और वो जीसंग का लॉकर में पैसा देकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हम ओसंग को देखते हैं जो चन्मी के लिए इंतज़ार कर रहा होता है। तभी वहाँ चन्मी आती है। चन्मी को देखकर ओसंग हाय कहता है। ओसंग को वहाँ देखकर चन्मी पूछती है क्या तुम मेरे लिए इंतज़ार कर रहे हो। ओसंग बताता है कल रात तुम कोकजी को मेरे घर में देखकर कंफ्यूज होंगे, तुम प्लीज़ किसी को भी मत बताना, असल में हम दोनों भाई बहन हैं। मेरे पापा उसकी मदर से शादी किए थे, अगर किसी को पता चलेगा
तो वो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तभी चन्मी बताती है, तुम चिंता मत करो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। ओसंग खुश हो जाता है और वो चन्मी से पूछता है, अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो तुम मुझे पूछो, मैं तुम्हें कर सकता हूँ। फिर हम कोकजी को देखते हैं जो गुस्से में स्कूल आ रही होती है। उसे देखकर चन्मी हाय कहती है, लेकिन कोकजी चन्मी को इग्नोर कर वहाँ से चली जाती है। क्लास के अंदर जीसंग कोकजी को उसका रुमाल को वापस कर देता है और वो कोकजी को थैंक यू कहता है। इसके वजह से कोकजी खुश हो जाती है। तभी क्लास के अंदर एक लड़की आकर बताती है, सोजुंग फिर से आया है और उसके साथ पुलिस भी है। वो लोग केस इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। सभी बच्चे चिल्लाते हुए बताते हैं, साजुन को यहाँ से ले जाओ और हम हमारे हीरो को नहीं पकड़ने देंगे। ये कहकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। फिर हम पुलिस स्टेशन को देखते हैं जहाँ पर पुलिस सीसी फुटेज चेक कर रहे होते हैं। सीसी फुटेज में वो लोग चन्मी का स्कूटर देखते हैं, लेकिन वो लोग जीसंग को नहीं देख पाते हैं। इसीलिए वो लोग चन्मी का इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ चन्मी बता सकती है उसके सामने कौन था। फिर हमें स्कूल का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर दो लड़कियां बताते हैं कि हमें लगता है साजुन को सबक सिखाने वाले ही पार्कॉन को भी सबक सिखाया होगा। इसे सुनकर चन्मी सोच में पड़ जाती है। तभी चन्मी को सोमी का बात याद आती है जहाँ पर सोमी कह रही होती है कि पार्कॉन बहुत बुरा इंसान था और वो लोगों को बुलिंग कर रहा था। चन्मी पार्कॉन और साजुन को कंपेयर करते हुए अपने मन में ही अंदाज़ा लगाती है कि शायद इसीलिए वो लड़का पार्कॉन को भी मारा होगा। फिर आगे से जीसंग आता है। उसे देखकर चन्मी को याद आ जाती है कि जहाँ पर उसका शू पर ब्लड था। उसे याद करते हुए के बाद चन्मी एक मैकेनिक से सिवुन का सारा एड्रेस मांग लेती है और वो वहाँ से एक बिल्डिंग का छत पर जाती है जहाँ पर जीसंग हमेशा रहता है। लेकिन इस बार जीसंग स्कूल में होता है। इसके वजह से चन्मी उसका सारे सामान को चेक करने लगती है। तभी वहाँ स्कूल से जीसंग आ जाता है। जीसंग को देखकर उसका कैट आवाज देती है। उसे सुनकर चन्मी चुप जाती है और वो जल्दी में जीसंग का शू को उसका बैग के अंदर डाल देती है और वो वहाँ से जाने के लिए जीसंग को चेक करने लगती है। जीसंग का तबीयत खराब हो रहा होता है और वो सर को पकड़कर एक जगह में बैठ जाता है। जीसंग का नाक से ब्लड उसका शू पर गिर रहा होता है। जीसंग का हालत को देखकर चन्मी को बुरा लग जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी जीसंग को महसूस हो जाता है कि किसी ने इसका पीछे से गया है, इसीलिए वो उसका छत से नीचे देखता है जहाँ पर वो चन्मी को जल्दबाजी से जाते हुए देखता है। उसे जाते हुए देखकर वो उसका शू को ढूंढने लगता है जहाँ पर उसका शू नहीं होता है। जीसंग समझ जाता है कि चन्मी उसका शू को ले गई है। इसके बाद चन्मी घर जा रही होती है। वहीं पर डिटेक्टिव चन्मी के लिए इंतजार कर रहे होते हैं और वो लोग चन्मी को सीसीटीवी फुटेज देखकर पूछते हैं, ये तुम्हारी स्कूटर है ना और ये तुम ही हो ना? चन्मी बताती है, ये मैं ही हूँ। तभी पुलिस पूछते हैं, उस दिन तुम्हारे आगे कौन था? तुम किससे बात कर रही थी? चन्मी जीसंग का नाम बता देती है। तभी पुलिस पूछते हैं कि क्या तुम जीसंग का बिहेवियर में कुछ चेंजेस देखा? तभी चन्मी पुलिस को कुछ बता रही होती है। फिर हमें इस सीन को काटकर जीसंग को दिखाया जाता है। जीसंग को भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाते हैं और वो उससे पूछते हैं, तुम उस रात चन्मी से मिले थे कि नहीं? जीसंग बताता है, हाँ, मैं चन्मी से वही जगह पर मिला था। पुलिस पूछते हैं, तुम वहाँ क्या कर रहे थे? जीसंग बताता है, मेरी बाइक खराब हो चुकी थी, इसे रिपेयरिंग करवाने के लिए दे गया था। उस दिन मैं मेरी बाइक को लेने के लिए गया था। बात करते वक्त पुलिस जीसंग का शू के ऊपर ब्लड को नोटिस करते हैं। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जीसंग वहाँ से चला जाता है। जीसंग अपने मन में ही सोच रहा होता है कि अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो मेरा क्या होगा। अगले दिन हम चन्मी को देखते हैं जो स्कूटर पार्क कर जीसंग के लिए इंतजार कर रही होती है। तभी वही रास्ते पर जीसंग आ जाता है। उसे देखकर चन्मी पूछती है, क्या तुम पुलिस लोगों से मिले थे और वो लोग तुमसे क्या सवाल किए थे? जीसंग बताता है, मुझे पता है, तुम उन लोगों को मेरा नाम दिया था, इसीलिए वो लोग मुझे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए थे। वैसे मुझे ये भी पता है कि
तुम उस दिन मेरे घर में आ गई थी और तुम मेरे शू को लेकर गई थी। तुम इसे भी उन लोगों को दिखाए होंगे। तभी चन्मी बताती है, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। इन लोगों ने पूछा था कि उस दिन तुम रास्ते पर किसको देखी थी, तो मैंने तुम्हारा नाम को बता दिया। चन्मी बताती है, वो लोग तुम्हारे बिहेवियर के बारे में भी पूछ रहे थे, लेकिन मैं उन लोगों को तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि उस दिन मैं तुम्हारे नाक से ब्लड आते हुए देखी थी और ये सब मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग थी और तुम मुझे इस बात के लिए माफ करो कहकर जीसंग से माफी मांगते हुए उसका शू को वापस कर देती है और वो जीसंग से कहती है कि आगे से मैं तुम्हारे ऊपर शक नहीं करूंगी। जीसंग पूछता है, वैसे तुम तुम्हारे भाई के बारे में जानने के लिए आए हो ना? मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, तुम्हें इस स्कूल से जाना ही बेहतर है। तुम्हारे भाई को जो मारा है और साजुन को सबक सिखाने वाला हीरो को कोई लेना देना नहीं है, कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसे सुनकर चन्मी पूछती है, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? और जीसंग से पूरी बात बताने के लिए कहती है, लेकिन जीसंग चन्मी को इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगता है और वो सीधा जाकर क्लास में बैठ जाता है। चन्मी वहाँ जाकर भी जीसंग से पूरी बात बताने के लिए कहती है। जीसंग बताता है, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन चन्मी उसे रिक्वेस्ट कर रही होती है। उन सबको कोकजी देख रही होती है और वो गुस्से से आकर चन्मी से बताती है, तुम जीसंग का पीछे क्यों पड़ी हो? वो तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता है। तभी चन्मी बताती है, ये हम दोनों का मैटर है, तुम्हें इस बात पर नहीं आना चाहिए, तुम तुम्हारा काम करो कहती है। इसके बाद कोकजी चन्मी को क्लास से बाहर ले जाती है और वो चन्मी से बताती है, तुम जीसंग से दूर रहो। तभी चन्मी बताती है, तुम मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, तुम मेरे मामले में क्यों घुसना चाहती हो, कहकर कोकजी को डांट कर वहाँ से चली जाती है। उसे दोनों लड़के चुपकर देख रहे होते हैं। इसे देखकर कोकजी को गुस्सा आ जाती है। फिर हमें जीसंग को दिखाया जाता है जो उसका काम के जगह पर होता है और वो उसका ग्लव्स और मास्क को कचरे के डब्बे के अंदर डालता है। ये वही मास्क और ग्लव्स है जिसे पहनकर जीसंग साजुन को सबक सिखाया था। तभी वहाँ पुलिस आते हैं। उसे देखकर जीसंग घबरा जाता है। तभी पुलिस बताते हैं, तुम बहुत काम करते हो, तुम्हें चिंता होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ कस्टमर बन के आई हूँ, तुम तुम्हारा काम कर सकते हो। इसे सुनकर जीसंग डस्टबिन साफ करने के लिए वहाँ से चला जाता है। जाते वक्त वो उसका डॉक्टर को देखता है जो उसे ब्रेन ट्यूमर के बारे में बताए थे। तभी जीसंग को पता चल जाता है कि डॉक्टर उस डिटेक्टिव का हस्बैंड है। ये सोचकर वो बहुत परेशान हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। डिटेक्टिव उसे ढूंढने लगती है। फिर हमें अगले दिन का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर चन्मी उसकी लॉकर चेक कर रही होती है। तभी उसे एक नोट मिल जाती है जिसमें लिखा होता है कि तुम अभी के अभी ऑडिटोरियम में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। उसे देखकर वो ऑडिटोरियम के ओर भाग जाती है। मीका हाथ में सेलफोन होता है और वो ऑडिटोरियम के अंदर जाती है। ऑडिटोरियम के अंदर बहुत अंधेरा होता है, इसके वजह से वो फ्लैशलाइट ऑन कर अंदर जाती है। तभी उसे पीछे से किसी ने पत्थर से मारकर उसे बेहोश कर देता है और वो लड़का चन्मी का हाथ से उसका फोन का लॉक खोल देता है। उसके बाद जब चन्मी को होश आ जाती है और वो हॉस्पिटल में होती है, उसके सामने जेबम भी होता है। फिर हमें जीसंग को दिखाया जाता है जो उसका मॉम का नर्सिंग होम का बिल भरकर नर्सिंग होम वाले को कॉल कर बताता है। फिर चन्मी खुद को हॉस्पिटल में देखकर कंफ्यूज हो जाती है। जेबम पूछता है कि तुम बेहोश कैसे हो गई थी? चन्मी बताती है, मुझे पता नहीं मैं बेहोश कैसे हो गई हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ऑडिटोरियम में बेहोश हो चुकी हूँ? तभी जेबम बताता है, मैं तुम्हें वहाँ जाते हुए देखा था, लेकिन तुम बहुत देर तक वहाँ से नहीं आई थी, इसीलिए मैं भी वहाँ आया था। तभी मैं तुम्हें वहाँ पर बेहोश होकर देखा था, इसीलिए मैं यहाँ लेकर आया हूँ। फिर हमें कोकजी को दिखाया जाता है जो स्कूल में आ रही होती है। सभी स्टूडेंट कोकजी को अजीब तरफ से देखकर उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। कोकजी को गुस्सा आ जाती है क्योंकि कोकजी का फेक न्यूड पिक्चर्स को किसी ने वायरल किया होता है। जीसंग को भी उसका दोस्त फोटोज को दिखाता है। कोकजी को भी उस फोटो मिल जाती है।
उसे देखकर कुकजी परेशान हो जाती है। फिर हमें चन्मी को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल से स्कूल जाने के लिए निकलती है। चन्मी को देखकर जेबम बताता है तुम्हें घर में जाना चाहिए, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। चन्मी बताती है मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ और वो बताती है मुझे हॉस्पिटल का बिल पे करनी है। तभी जेबम बताता है तुम्हें इसका चिंता मत करो, ये हॉस्पिटल मेरा पेरेंट्स का है। उसे सुनकर चन्मी हैरान हो जाती है कि जेबम बहुत रिच है। फिर हमें स्कूल का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर कुकजी को उसकी फेक फोटोज को वायरल करने वाली लड़की मिल जाती है और वो उस लड़की को डांटते हुए पूछती है कि तुम मेरे फेक पिक्चर्स को क्यों लीक कर रही हो और तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, मैं तुम्हें ठीक से जानती भी नहीं हूँ। तभी वो लड़की बताती है तुम्हारे पिक्चर्स को मुझे चन्मी ने सेंड की थी और वो तुम्हारा पिक्चर्स को वायरल करने के लिए कही थी, इसीलिए मैंने ऐसा किया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तभी कुकजी उसे फोन दिखाने के लिए कहती है। तभी वो लड़की उसे फोन देती है जहाँ पर कुकजी चन्मी का मैसेज को देखकर शॉक हो जाती है। तभी वहाँ पर चन्मी आ जाती है। उसे देखकर कुकजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो उसे रोककर उसे थप्पड़ लगाती है। कुकजी पूछती है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, लेकिन चन्मी को कुछ समझ में नहीं आती है और वो उसे इग्नोर कर वहाँ से जाने ही वाली होती है, लेकिन कुकजी उसे रोकती है और वो चन्मी को एक और थप्पड़ मारने ही वाली होती है। अभी वहाँ कुकजी और चन्मी का बीच में जीसंग आता है और वो कुकजी को रोककर चन्मी को वहाँ से खींचकर ले जाता है। सभी स्टूडेंट उन्हें देखते ही रह जाते हैं। कुकजी यहीं पर बहुत जलस दिखती है। जेबम उन दोनों को देख रहा होता है। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म हो जाता है।